गुड आफ्टरनून सभी को। कल जो हम लोग कर रहे थे उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हमें आज डिस्कस करना है। टॉपिक आपको याद ही है, पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। अब बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से समझ चुके हैं बॉक्स का क्या मतलब है, वन डायमेंशनल बॉक्स का क्या मतलब है। हम लोगों ने ये इक्वेशन तक निकाल लिया था, EN इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 n स्क्वायर। क्या यहाँ तक आपने कर लिया था या इसमें डाउट हो तो मैं पीछे जाऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके सिंबल्स के मतलब रिवाइज कर लेते हैं। H प्लांक कांस्टेंट है, M उस पार्टिकल का मास है जो बॉक्स के अंदर हमने कंसीडर किया, ठीक है, और L वो डायमेंशन है जो कि बॉक्स की, यानी बॉक्स की डायमेंशन है। 0 से L तक पार्टिकल को हमने कंसीडर किया है, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 V इक्वल टू 0 लिया था। x इक्वल टू 0 के पहले पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी थी और x इक्वल टू L के बाद भी पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी थी। हमने कल आपको क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक भी बताने की कोशिश करी थी कि क्वांटम मैकेनिक्स की क्या ज़रूरत है और उसमें वेव फंक्शन का क्या मतलब होता है, वेव इक्वेशन कैसे निकलती है, और वेव इक्वेशन से ही हम इंफॉर्मेशन किसी क्वांटम पार्टिकल के बारे में ड्रॉ करते हैं। जब ये इक्वेशन आ गई और साथ साथ में हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, अल्फा L इक्वल टू n पाई, इसी से निकल के आया, जहां पे हमने अल्फा किसको लिया था, 2me अपॉन क्रॉस स्क्वायर। ये भी आप जानते हैं कि हम जहाँ जरूरत होती है h क्रॉस लिख लेते हैं, जहाँ जरूरत होती है h के टर्म्स में लिखते हैं, h क्रॉस इक्वल टू h अपॉन 2 पाई होता है। हमने यहाँ पे तो शुरुआत में h क्रॉस के टर्म्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कंसीडर करी थी, लेकिन हमने फाइनली जब एनर्जी आइगन वैल्यू लिखी तो n इक्वल टू n, ये h क्रॉस नहीं है h स्क्वायर है, तभी उसका जो स्क्वायर करके आया था तभी ये 8 दिखाई दे रहा है, 8 ml स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें आप ये देखिए कि अगर हम n इक्वल टू 1 लिखें, है ना, तो E1 कितना निकलेगा, h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। E2 अगर निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, n स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर, 4h स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर। इसी तरीके से E3 निकालेंगे तो क्या होगा, 9h स्क्वायर अपॉन 8mh स्क्वायर। मैंने सब्स्टिट्यूट करके आप देख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम समझने में। हमने अगर En ये लिखा हुआ, En प्लस 1 क्या आएगा, तो आप n प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम समझने में। अगर हम स्पेसिंग निकालनी, क्योंकि हम E2 माइनस E1 तो डायरेक्टली देख ही सकते हैं, देख सकते कि नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम बहुत बड़ी नंबर की तरफ बढ़ेंगे तो एक जनरल स्पेसिंग भी हमें पता होनी चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव पेपर। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन बता दे कि स्पेसिंग बिटवीन n and n प्लस 1 लेवल इज गिवन बाय, तो एक बार आपने खुद करके देखा हुआ है तो वहाँ पे आइडेंटिफाई करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप अगर हम ये कहें कि n प्लस 1 हमने निकाल लिया है तो इनके अंतर कितना मिलेगा, n प्लस 1 माइनस n, इसको आप कह सकते हो स्पेसिंग बिटवीन
the two energy levels एनर्जी वैल्यूज या एनर्जी लेवल्स कहें या एनर्जी आइगन वैल्यूज। अब हम क्या लिखें, कौन सी, एज बिलो। हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे n+1 फॉर en, तो चले जाएगी एज बिलो। तो अब आप क्या करेंगे, en+1 वाले में इसका होल स्क्वायर करोगे। ये तो चीज कॉमन ही है, h²/8ml²। मैं डायरेक्टली लिखना चाहता हूँ, तो n² + 1 + 2n, और उस वाले में भी n² आएगा, en वाले में, तो n² कट जाएंगे तो कितना बचेगा बताएंगे आप, 2n + 1 h²/8ml²। ये एक्सप्रेशंस आप हमेशा ध्यान रखें। आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से en या en+1 या इनके बीच की स्पेसिंग, ये सब आपको स्टेप्स पे ध्यान देना होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं समझते? अब अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें, लेकिन इनके हिसाब से कुछ फिजिक्स भी हम लोगों ने करा है, क्योंकि आपको बुक से रीड करना है, उनके मतलब भी समझाता चलता हूँ। हमने nth एनर्जी लेवल या आइगन वैल्यू की बात करी है, अभी करी है कि नहीं करी है? तो इसके मतलब भी जो इन्होंने लिखा है मैं उतना पढ़ के आपको सुना दूं, आपको अपने हिसाब से समझा दूं। इन्होंने लिखा, इस वाली इक्वेशन के नीचे लिखा है, क्या लिखा है, दिस इक्वेशन गिव्स द अलाउड वैल्यूज ऑफ एनर्जी ऑफ द और द आइगन वैल्यूज फॉर द पार्टिकल, ध्यान रहे, इन ए बॉक्स, पार्टिकल इन ए बॉक्स। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, जो चीज अभी छूटी हुई है, कि हमने उसकी एग्जिस्टेंस किसके द्वारा एक्सप्रेस करी है, वेव फंक्शन से। जो हमने सॉल्यूशन कंसीडर किया था वो हमने क्या लिया था, ψx = a' sin n/x/l = 0। यही तो इक्वेशन हमारे सामने आई थी, इसी को तो सॉल्व किया था। एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आई थी, तो उसमें हमने सॉल्यूशन कंसीडर किया था, जो पिछले मतलब कल वाली क्लास में। इसमें a' हमने लिखा था 2ia की जगह पे, याद आ रहा? तो ये इक्वेशन थी इक्वल टू 0। तो हमें इसको भी देखना है, साथ साथ में इसको भी देखना है। ठीक है, अगर हम कहें कि x = 0 है, तो x = 0 हम लेफ्ट हैंड साइड को तो देखेंगे नहीं, भाई क्या निकलता है, रिजल्ट राइट हैंड साइड से आएगा। x = 0 करने पर साइन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मतलब हुआ sin x sin at 0 = 0 आएगा। x = जो आपने बनाया था पार्टिकल इन ए बॉक्स, x = 0 से x = l तक उसकी एग्जिस्टेंस बताई थी पार्टिकल की, है ना? इसके पहले पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी, इसके बाद भी पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ पे इंफिनिटी, यहाँ इंफिनिटी, यहाँ 0। तो x = 0 पे वेव फंक्शन कितना निकल रहा है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ? हम पार्टिकल को वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने कल ये भी बताया था कि जो वेव फंक्शन होता है वो मैथमेटिकल कंसेप्ट है, और वो कैसा कंसेप्ट है, a+ib टाइप का। कैसा है, a+ib टाइप का। बात दिमाग में घुसती नहीं है a+ib वाली, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? दिखाई नहीं देता, जैसा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हर चीज दिखाई देती है। फिर हम जब दिखाई नहीं देता तो क्या करते हैं, क्या है क्वांटम मैकेनिक्स? हम ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर रेंज में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी
जब अंधे को दिखाई नहीं देता तो वो कैसे देखता है? कोई लाठी आठी पकड़ के चलता है कि नहीं है? चलता है कि नहीं? एक आइडिया लेता है, उसकी एक अपनी लैंग्वेज सेट होती है बिना आंखों के चलने वाली की, और फिर भी वो लाइफ जीता है। हम लोग भी ऐसे पार्टिकल्स के लिए बिना आंख वाले हैं। कैसे हैं? बिना आंख वाले। इन भौतिक आंखों से तो दिखता नहीं, दूसरी आंख हमें पता नहीं, दूसरी आंख हमें पता नहीं, कुछ पता है, वो क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज पता है। क्या है वो? वेव फंक्शन, वही छड़ी है जिसके सहारे एक वेव्स के थ्रू रियलाइज करता है, सेंस करता है। तो वही सेंसेशन किसमें छिपी हुई है? यहाँ पे कौन है लाठी? वेव फंक्शन। कैसी है? a+ib टाइप की। यही तो हुआ। हाँ, ये जरूर है कि साई स्टार जब हम करते हैं तो वो a² + b² टाइप की कुछ वैल्यू मिल जाती है जो रियल क्वांटिटी है। वो तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, a+ib, रियल प्लस इमेजिनरी। तो अब ये जो मिला के बना है, तो ये प्रोबेबिलिटी के लिए हमने कहा था, तो ये प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम हो गई। अब हमने कहा कि जब हमने x = 0 लिया तो वेव फंक्शन = 0 का मतलब वहाँ वेव फंक्शन नहीं है। जहाँ वेव फंक्शन नहीं है तो वहाँ पे क्या हो? क्या नहीं है? पार्टिकल नहीं है। हमने जो वेव फंक्शन कंसीडर किया है वो पार्टिकल को जानने के लिए किया। जहाँ जहाँ वेव फंक्शन होगा वहीं वहीं पार्टिकल होगा। ठीक है ना? कहाँ पार्टिकल होगा? जहाँ वेव फंक्शन हमें समझ में आएगा। यहाँ पे वेव फंक्शन की एग्जिस्टेंस 0, यही तो मतलब निकला। हम वेव फंक्शन प्लॉट भी करेंगे आगे वाले 3 फिगर प्लॉट किए हुए हैं, sin1, sin2, sin3 के लिए, है ना? आगे वाले प्लॉट भी करके हम आपको दिखाएंगे। पता चला कि sin1 में ऐसा कर्व आता है, इसका मतलब है कि वेव फंक्शन की वैल्यू यहाँ ज़्यादा है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। x = l पे भी 0 निकलेगी, समझ रहे ना? और यहाँ मैक्सिमम है, और ये जो साइन, जैसे साइन की वैल्यू चलती है वैसे ही यहाँ चलता है, लूप की नुमा दिखाई दे रहा है। ये प्लॉट करने का सिर्फ ये नहीं होता कि हम रट लें उसको, फिजिकली जो है आप उसको समझने के लिए इतना जाने कि इसकी एग्जिस्टेंस इस वेव फंक्शन के नेचर के अकॉर्डिंग है। आर यू क्लियर? तो अभी हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है here n = 0 is not possible because it would make psi x = 0 everywhere in the box, which means that the particle is not present at all. x = 0 पे पार्टिकल प्रेजेंट ही नहीं रहेगा। Exclusion n = 0 also means that the particle cannot have 0 energy. इसका मतलब एनर्जी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे कि उसकी एनर्जी नहीं है ना? हमने कहा था इसको भी लेके साथ चलेंगे और इसको भी, ठीक है ना? फिर ये लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। ध्यान रहे कि हमारी आंखें लौट आई और उस दुनिया में पहुंच गए जहां से हम इन आंखों से बहुत सारी चीजें देख लेते हैं। जहां दिखने लगे वो क्लासिकल मैकेनिक्स है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स हम जिंदगी भर से पढ़ते आए हैं, मतलब BSc पार्ट 3 तक क्लासिकल मैकेनिक्स के सारे तो चलते आ रहे हैं। तो कहते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स का जो फंडामेंटल है या फंडा बोलते हो, कभी कभी आधा ही बोलते हैं सब लोग, फंडा क्लियर हो गया। ऑल वैल्यूज ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग 0 आर पॉसिबल। क्लासिकल मैकेनिक्स का जो फंडा है वो ये कहता है कि 0 को मिला के सारी वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से 0 पे नहीं है। ये डिफरेंस है क्लासिकल और क्वांटम के बीच में एक और निकल के आ रहा है। फिर लिखते हैं बट कैन टेक ओनली सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी करिस्पॉन्डिंग टू n = 0 तो एक्सक्लूड हो गया, तो n = 1 वाला भी आ रहा है, 2 वाला भी आ रहा है, 3 वाला भी आ रहा है, n भी आ रहा है, n+1 भी आ रहा है, सारे आ रहे हैं, 0 को छोड़ के।
E1 हमने निकाल दिया। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ इसमें बोर्ड पे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है। कहने को तो हमने भी बॉक्स खूब लंबा चौड़ा बना दिया था। अगर इतना बड़ा फिगर रियलिटी में लेके चले तो यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, सब दिखता है। क्या है? सब दिखता है। इतनी लंबाई चौड़ाई दिखती है और हमारी आंखों को कितना दिखता है? 1/7 डिग्री या 1 मिनट का एंगल तक हमारी आंख को बनता है तो दिखता है। और भी छोटा देख लेते हैं। कैसे? मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के या माइक्रोस्कोप लगा के, यही तो करते हैं आप। जब ये सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं तो क्या करते हैं? वहां पे जब सब इंस्ट्रूमेंट इतनी छोटी चीज हो गई, इसी को एटॉमिक लेवल वाले पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक लेवल्स वाले पार्टिकल, जिनको हम किसी भी हाल में देख ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। ठीक है? वहां क्वांटम मैकेनिक्स लगती है। वहां पे आपको वेव फंक्शन लेना होगा। वहां से आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के सहारे चलेंगे। एक छड़ी आपको पकड़ा दी गई वेव फंक्शन की और एसोसिएटेड मैकेनिक्स की। अब उसके सहारे आप वहां की का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो उसमें जो पार्टिकल इन ए बॉक्स वाला सिचुएशन है, उसको हमने दृश्य टाइप का बनाया। भैया हमारे पास वो आंखें तो नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन की आंखें कभी खत्म नहीं होती, वो हाईएस्ट होती। इमेजिनेशन की आंखों से हमने इमेजिन किया, प्रोबेबिलिटी भी समझ में आई। ठीक है? तो उससे जो है हमने जो x = 0 to L बना रखा है, वो क्षेत्र है छोटा, लेकिन इमेजिनेशन में हम बड़ा कर लेते हैं और उसी का हम फिगर बना देते हैं बड़ा करके। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और ब्रह्मांड भी यहीं पे हम बनाते हैं, जबकि है इतना बड़ा क्या इतने से तो ब्लैक बोर्ड में आ पाएगा, लेकिन इमेजिनेशन से उसको छोटा कर लेते हैं। हमारी इमेजिनेशन की आंखों में कोई भेद नहीं है। छोटा बड़ा एक एप्रोप्रिएट साइज का बना के कापी किताब ब्लैक बोर्ड में हम बना लेते हैं और वो इमेजिनेशन को सहारा देते हैं उस फिगर बना के। ठीक है ना? तो ये ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है। फिर भेद मिट जाता है कि आप अदृश्य क्षेत्र को का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं नेचर में या दृश्य क्षेत्र का कर रहे हैं। उसका कहते हैं युक्ति निकाल ली है वैज्ञानिकों ने क्वांटम मैकेनिक्स की आंखों से। देखो कौन सी आंखें हैं? वो क्वांटम मैकेनिक्स वाली आंखें। और उसके लंबे चौड़े नहीं है, तुम्हारे लिए तो बहुत छोटे हो गए हैं। वेव फंक्शन साई हो गया, फिर उसके पूरे जितने भी बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटर भी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, फिजिकल सिग्निफिकेंस आपने समझ ही लिया वेव फंक्शन का, वगैरह वगैरह। ठीक है? अब हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो इसकी रेंज है x = 0 to x = L, अगर हम इसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाना चाहें, ये कन्फर्म है पार्टिकल रहेगा इसी रेंज के अंदर। तो इसमें जो अनसर्टेनिटी है, जो आप पढ़ते हो डेल्टा x डेल्टा px, पढ़ते हो ना, डेल्टा x डेल्टा px ग्रेटर देन और इक्वल टू h, यही तो पढ़ते हो। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी किस रेंज में होगी? डेल्टा x यहाँ पे जब हमने डिफाइन कर दिया x = 0 to L, तो डेल्टा x = L हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? L। तो अब इसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर लगाओगे तो इसमें डेल्टा x की जगह आप L ले लीजिए, तो क्या होगा? डेल्टा p कितनी निकलेगी? x हमने हटा दिया, डेल्टा p = h क्रॉस, हम इक्वल और ग्रेटर h/L हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब अगर हम एनर्जी में अनसर्टेनिटी जानना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा p से निकाल पाओगे या नहीं? E = p² होता है। तो डेल्टा E भी निकाल सकते हैं हम लोग। ये छोटी छोटी चीजें
जाके एच डेल्टा पी स्क्वायर अपॉन, जब पी के लिए लगता है पी स्क्वायर अपॉन टी ऑफ 2m, तो ये अनसर्टेनिटी के लिए डेल्टा पी स्क्वायर लग जाएगा अपॉन 2m। तो डेल्टा पी स्क्वायर की जगह आप ये लिख सकते हो, तो कुल मिला के डेल्टा ई ग्रेटर देन और इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन टी को जो है एच को हम क्या करेंगे, एच अपॉन 2 पाई रख देंगे। तो ये एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एन एच स्क्वायर, ये इक्वेशन आप समझ सकते। इसको आप हाईलाइट करिए, आपके बुक में सब दिया हुआ है, लेकिन इस ढंग से आप पढ़ते नहीं हो, इसलिए मैं पढ़ा के समझा के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहा है, तो सिंस मिनिमम एनर्जी मस्ट बी ऑफ द सेम ऑर्डर एज द अनसर्टेनिटी इन एनर्जी दैट इज एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम एल स्क्वायर। माने अब एनर्जी अगर आप इवेल्युएट करोगे तो एग्जैक्ट नहीं आएगी, देयर विल बी अनसर्टेनिटी। कितनी अनसर्टेनिटी होगी एनर्जी के मेजरमेंट में, मोमेंटम में कितनी होगी, ये इसको आप ऐसे h अपॉन 2 पाई एम भी कह सकते हो, h अपॉन 2 पाई लिख दो। ये छोटी छोटी चीजें आप नोट कर सकते हो, ठीक है। डेल्टा x में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, जितनी डायमेंशन आप बॉक्स की ले रहे हो l के बराबर, जैसा कि इसमें हमने लिया। कुछ बुक्स में 0 to a ले लेते हैं, स्मॉल a ले लेते हैं, तो आप a लेके चलोगे l की जगह, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये आपको मैंने बता दिया। जो स्पेसिंग है वो en+1 माइनस en को हमने ये बता दिया है। अगर हम प्लॉट करें इनकी एनर्जी आइगन वैल्यूज को, तो उसका प्लॉट कैसा आएगा, इक्वल स्पेसिंग नहीं है इसमें। जब भी पार्टिकल ऐसे जगह पे होगा जहां पोटेंशियल एनर्जी 0 वाला क्षेत्र होगा, वहां अगर वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो उसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज होंगी E1, हमने ये प्लॉट कर दिया। E1 कब आएगा, n इक्वल टू 1 पे, इसको E1 कहेंगे। अगर E2 ये है n इक्वल टू 2 पे, ठीक है, E1 है। E3 का आएगा, इक्वल स्पेसिंग तो है नहीं, ये स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनकी वैल्यूज भी रख सकते हो। अब और जाओगे तो बहुत आगे बनेगा E3, ये E3 है, E4 और ऊंचा बनेगा, आपका स्क्वायर के प्रोपोर्शन में चल रहा है, समझ गए ना। तो प्लॉटिंग भी आपने समझी, विच इंडिकेट्स दैट एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड बट द सेपरेशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n एज शोन इन द फिगर। ये हम लोगों ने समझ लिया है। एक और अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, फिर ये सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एनर्जी लेवल्स आपने समझ लिए हैं, और आपको एक छड़ी भी हमने दे दी है क्वांटम मैकेनिक्स की वेव फंक्शन साई की। उसको अभी आप खोइएगा नहीं, उसके बेसिक क्लियर कर लीजिएगा, करके रखिएगा, तो क्वांटम मैकेनिक्स जिंदगी भर जब भी फिजिक्स पढ़ेंगे समझ में आएगा। हमने कल एक चीज बताई थी कि कुछ वैल्यूज निकालने के लिए हमें वेव फंक्शन साई को नॉर्मलाइज करना होता है। कल मैंने हिंट दे दिया। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जहां लिमिट 0 to l होगी। कहां पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, 0 से l के बीच में। मैं दोबारा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। और हम ये लिखेंगे साई एन एक्स स्टार और dx इक्वल टू 1। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है या नहीं, इतना तो पढ़ा ही है आपने, हिंट भी किया था, आप पार्ट में पढ़ के दिया है। साई स्टार डी टाउ इक्वल टू 1 पढ़ा आपने। 1 डायमेंशनल है, डी टाउ लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स डायरेक्शन लिया तो डी टाउ की जगह dx लिखा। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी की जगह हमें क्लियर कट 0 से l के बीच में पार्टिकल की एग्जिस्टेंस है, वहीं पाया जाएगा। अब इसमें हमने जो अभी साई इक्वल टू a प्राइम साइन n पाई x अपॉन l को लिखा था, वही रखा जाएगा। तो ये जब स्क्वायर आप करोगे, इसमें स्क्वायर ही हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट से। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन l dx, और जो a प्राइम है हमने बाहर स्क्वायर करके बाहर निकाल दिया।
ठीक है, इक्वल टू 1। अब इसका जो इंटीग्रेशन करोगे तो ये निकल के आएगा L/2। हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, आप इतना तो जानते ही हो करना। तो ये आ जाएगा a' बाहर वाला और ये वैल्यू L/2 इक्वल टू 1, या a' की वैल्यू निकल के आ जाएगी √2/L। हमारा पर्पस नॉर्मलाइजेशन का था a' की वैल्यू निकालना। ये सब चीजें नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्मलाइजेशन पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। a' की वैल्यू कितनी आती है, जैसे 0 to a रेंज लिखी होगी अगर पेपर में, तो 2/L की जगह 2/a लिख जाएगा। डिपेंड करता है कि उसने पेपर सेटर ने क्या लिया, किस बुक से कंसल्ट किया, मालूम नहीं, ठीक है। तो इसके वेरिएशन से आप विचलित ना हो। तो जब ये आ गया तो आपका जो वेव इक्वेशन हुआ, जिसको हम a' लिख के काम चला रहे थे, अब नॉर्मलाइजेशन से a' की हमने वैल्यू भी निकाल ली, एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब जो डायमेंशन थी। तो ये इक्वेशन आई sin इक्वल टू √2/L, a' की जगह आ गया और sin n/x अपॉन L। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। एक साथ कर लेते हैं, तीन करते हैं बहुत। ये पहचान लीजिएगा और इसका फिजिकल मीनिंग तो हम बता ही दे रहे हैं। n इक्वल टू 1 पे प्लॉट ऐसा आएगा, माने इसमें n इक्वल टू 1 लिख दोगे। क्या लिखोगे, n इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है, n इक्वल टू 1 लिख दोगे। जब x इक्वल टू 0 रखोगे तो ये 0 आएगा। x इक्वल टू l रखोगे, 1 है तो सिर्फ पाई होगा ना, और साइन पाई कितनी होती है, 0, यहाँ पे 0 आएगा। जब आप n इक्वल टू 1 ही रखे हुए हो तो x की जगह L/2 रख के देख लीजिए, कितनी रखोगे, रखूं या रख लोगे। L/2 रखने पे L कटेगा और 1 हमने n रखे ही रखा है, तो यहाँ π/2 sin 90 कितनी होती है, 1, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी। जब आप L/4 रखोगे तो इससे कम वैल्यू यहाँ आएगी, माने बिल्कुल साइन की तरह ये वेरी करेगा। तो इस तरीके से प्लॉट है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी ध्यान रखें और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें। जब साइन 2 लोगे तब n इक्वल टू 2 लेके करोगे, तो उसमें क्या करोगे, साइन 2πx अपॉन L लोगे। तो अब उसमें x इक्वल टू 0 पे तो 0 होगा, L पर भी 0 निकलेगा, लेकिन जब आप ये बीच में रखोगे तो कितना निकलेगा बताएं, फिर 0 निकलेगा। 2 रखा हुआ है, ठीक है, L/2 रख के देख लीजिए, इसमें पाई आया 0 हो गया। तो इसका प्लॉट L/2 के बीच में ही जो चीजें बन रही थी वो बनेगी। और जब हम L/2 से आगे जाएंगे तो निगेटिव वैल्यूज में ट्रेस होगा, ये क्या होगा, sin 2 पे n इक्वल टू 2 के लिए। n इक्वल टू 2 का मतलब है सेकेंड वाला एनर्जी आएगा वैल्यूज में, जो एग्जिस्टेंस माने हमारा इस रेंज में है x इक्वल टू 0 to L। माने वो एक पार्टिकल के लिए लिया है, हो सकता है दूसरे पार्टिकल भी हो, या इसी पार्टिकल को जब E इक्वल टू n इक्वल टू 1 एनर्जी लेवल पे एग्जिस्टेंस उसकी होगी तो वो यहाँ पर पाए जाने की उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पाए जाने की 0 है किनारों पे, और बीच में है लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नहीं, ठीक है। अगर वो E2 वाली n इक्वल टू 2 वाली एनर्जी लेवल में है तो बीच में नहीं पाया जाएगा, इधर उधर टहलेगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ है, L/4 या 3L/4, लेकिन अपोजिट फेज में। अब अगर n इक्वल टू 3 रखेंगे आप
तो ये L/3 पे ये स्थिति होगी, फिर 0 प्रोबेबिलिटी होगी। इस तरीके का आर यू क्लियर? मतलब मैंने फिजिकली समझाने की कोशिश की है कि वेव फंक्शन का प्लॉट n = 1 पे कैसा होगा, n = 2 पे कैसा होगा, n = 3 पे कैसा होगा। और इसका फिजिकल मीनिंग भी बताया कि जो हमारा पार्टिकल की एग्जिस्टेंस है, पार्टिकल इन ए बॉक्स, उसमें n = 1 हमने कल्पना से नहीं लिख दिया, प्योरली मैथमेटिकल नहीं लिखा है। एनर्जी की जो वैल्यूज होती हैं, एनर्जी की आइगन वैल्यूज या एनर्जी लेवल्स हैं, तो जब वो एनर्जी लेवल 1 में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस ढंग से है, जो वेव फंक्शन का नेचर शो करता है। प्रोबेबिलिटी की बात तो हम दूसरे वाले फिगर में करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो होती नहीं। ये प्रोबेबिलिटी मेरा धोखे से ये शब्द निकला है, मैं प्रोबेबिलिटी शब्द यूज वापस लेता हूँ। ये एग्जिस्टेंस ऑफ वेव फंक्शन इस नेचर में है। इस तरीके से n = 2 पे ये है और n = 3 पे साई की वैल्यू है, वेव फंक्शन की वैल्यू है। और वेव फंक्शन हमें किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? टू रिप्रेजेंट द पार्टिकल। ठीक है, अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि अभी 5 मिनट बाकी है, तो मैं दूसरी बात भी फिनिश कर सकूँ। अब हम लोग सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी की बात भी करेंगे। आप प्रोबेबिलिटी की बात अब हम करने जा रहे हैं। P and X का मतलब क्या होगा? अगर dx रेंज में प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो P and X dx कहलाएगा। लेकिन अगर आप समग्र भाव से लेते तो पहले तो इसी को लेते तो sin x स्क्वायर mod स्क्वायर, और इसका वैल्यू √2/L की जगह पे उसका स्क्वायर करेंगे 2/L हो जाएगा, और साइन स्क्वायर n πx अपॉन L। कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? क्या मैं दोबारा लिखूं, उसका स्क्वायर करके लिखूं? यही तो होगा। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विल बी मैक्सिमम। अब कहां पे ज्यादा आएगी? इसी में आप x की डिफरेंट वैल्यू रख के प्लॉट कर सकते हैं। For n = 1, n = 2 के लिए भी जैसा कि जो वैल्यूज हमने करी है, for n = 3 के लिए भी करें, तो हम फिर प्लॉट बना रहे हैं इसका। तो ये आएगा कि इसमें प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं है, तो sin1 mod स्क्वायर हमने यहाँ प्लॉट किया, तो ये बिल्कुल पहले की तरह आएगा प्रोबेबिलिटी जैसा कि साई के लिए आएगा। लेकिन जो sin2 आएगा mod स्क्वायर, इसमें जो नेगेटिव वाला है वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, वही हिस्सों में बढ़ेगा। अब मैं प्लॉट करके नहीं, इस इक्वेशन में सारी चीज छिपी है। x की डिफरेंट वैल्यू रखी है, L/2 रखी है n = 2 पे, और चूंकि स्क्वायर हो जाता है तो नेगेटिव वैल्यू भी माइनस प्लस हो जाएगी। इसी तरीके से साइन 3 mod स्क्वायर करोगे तो 3 पोर्शन में निकलेगा। इस तरीके से आप सारी जो इंफॉर्मेशन थी वेव फंक्शन साई और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी sin1 स्क्वायर, sin2 स्क्वायर, sin3 स्क्वायर, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा डेप्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं बनने जा रही है। और मैं यहीं पे अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। नेक्स्ट टर्न पे हार्मोनिक ऑसिलेटर